सही, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक बेसिकली, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स, है ना। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज, उसका एग्जांपल हम लोग बचपन में पढ़ते थे 6-7 क्लास में, क्या पढ़ते थे कि कॉम को रब कर दो ऐसे तो वो पेपर के पीसेस को उठा लेता है अगेंस्ट ग्रेविटी। यहां से लोग पढ़ते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लासेस में। ग्रेविटेशनल फोर्स में तो बहुत बड़े-बड़े प्लैनेट्स को बाइंड करके रखा हुआ है, तो नहीं, चलो लाइन लिखो 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 ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो स्ट्रांग होती तो प्लैनेट्स पास आ जाते। स्ट्रांग होती तो प्लैनेट ज्यादा। नहीं अभी आता है, उस पॉइंट में आता है। लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिग्निफिकेंट बिटवीन planets, between planets or planets and objects। या मतलब हम लोग भी, आप सब एक दूसरे को बहुत कम होता है। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स इतना स्ट्रांग होता तो यार फिर दुनिया भी सस्टेन ही नहीं करती ना, सोचो ना। अगर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत स्ट्रांग होता अर्थ पे, सोचो तो क्या पूरा सिस्टम एग्जिस्ट करता है? अभी हम लोग आपस में सब कुछ बन जाता था, तो कुछ आप समझ लो नेचर ही नहीं बनता फिर, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो दिस इज वीक फोर्स। और कब सिग्निफिकेंट बनता है? जब आपके प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं तभी। ठीक है, नॉर्मली भी या तो प्लैनेट्स ऑब्जेक्ट के बीच में, जब मैं चौक को फेंक दूंगा ग्राउंड पे तो क्या होगा, इसको पुल कर लेगा, तो अर्थ क्या है, प्लैनेट हो गया ना। तो या तो प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो या फिर क्या हो, प्लैनेट एंड ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मली फोर्स क्या होता है, ये वीक फोर्स होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो आप। हाँ, ब्लैक होल में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, बहुत ही ज्यादा। लाइट भी नहीं निकलती उससे, तो लाइट भी खींच लेता है ना। मतलब मेरा कहने मतलब है कि ये फोर्स तभी सिग्निफिकेंट होगी जब वहां पे क्या हो, एक प्लैनेट हो एटलीस्ट। ठीक है, तभी सिग्निफिकेंट, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली हम लोग भी दूसरों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन फोर्स बहुत ही क्या है, वीक है। ठीक है, अब आपको जो प्रॉपर्टीज याद हो मुझे बताइए। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज याद है तो मुझे बताइए। कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज होती थी, रिकॉल करिए एक बार, मैं जस्ट एक मिनट में आया। सत्यम याद करो, प्रॉपर्टीज भी पढ़ते थे ग्रेविटेशनल फोर्स की 3-4 प्रॉपर्टीज। ये सेंटर के ऊपर ही हुआ है, ये ट्रायंगल होता है, अभी आएगा वेरी बड़े चैप्टर अमन, ये कैसे बेटर चैप्टर है, ये बेटर चैप्टर है ये अमन, क्या आईटी का फेवरेट टॉपिक? हां चैप्टर है प्रॉपर्टीज लो। बिल्कुल बिल्कुल मार दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है, चलो लिखो लिखो, चलो सब ठीक है सत्य, ठीक है लिखो, तुम लिखो। ठीक है, अक्षर कह रहा है सर गूगल देखा होगा, मुझे भी ये आंसर दिख रहे हैं जो सत्य बोल रहा है। चलो लिखो, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कुछ नहीं कराया ध्रुव, अभी कुछ नहीं कराया, बस लॉ लिखा है, ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, और कुछ नहीं बताया। मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। क्या लिखा आपने? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभिनव आ गया, ठीक है, अभिनव है। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज अ वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपको पता भी था, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। एंड व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? A force which is independent of path followed and it can store energy। ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में 2 बातें होती थी, आपको याद आ रही होगी, है ना। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड इट कैन स्टोर एनर्जी। तो लिखिए, ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते थे बताएंगे आप? ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पड़ेगा, तो हमारे तुम्हारे बीच का फोर्स है ना, जब आप बैठे हो तो हमारे तुम्हारे बीच में जो फोर्स है उस चेयर से मतलब नहीं है। हमारा तुम्हारा फोर्स क्या है? इंडिपेंडेंट है, मीडियम कुछ, मतलब बीच में वॉल भी खड़ी कर दो ना, जैसे या जो
आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, क्लियर? क्या मैग्नेटिक ग्रेविटेशन में यार, मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली जब चार्ज बॉडीज होती है ना वहां पे आता है, चार्जेस की वजह से आता है, और ये मास की वजह से आता है। ये मतलब मास की प्रॉपर्टी है। कौन सा फोर्स? मास इज नीडेड। और यहाँ पे अगर मास पे डिपेंड करता है तो आप अगर बीच में कोई भी मीडियम रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे जो बीच का फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है, बीच में कुछ भी आ जाए। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन पे लगता है एक्चुअली। बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अगला पॉइंट लिखे। अरे तो मैंने ये बोला है, हाँ मैंने ये बोला है कि जो फोर्स होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मासेस। ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ भी मास हो से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर दो मास हैं उनके बीच में एक वॉल खड़ी कर दोगे तो उन मासेस पे जो फोर्स आएगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उनके बीच में जो फोर्स होता है। फिर लिखे न्यूटन्स लॉ जो है, अब लगे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स सब में लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब में लगेगा, लेकिन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है किसके लिए होता है बताओ? तेजस ने देखा ही नहीं यार, तुमने क्या किया? मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए होता है? इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। लिखिए आप अगला पॉइंट लिखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लगभग सभी पॉइंट मासेस के फंडामेंटल जितने होते हैं, कोलॉम्बिक वगैरह। ठीक है, पर हमें फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है अगर कोई डिफरेंट बॉडीज है ना। तो लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। ठीक है, और बिटवीन स्फेरिकल बॉडीज इज एप्लीकेबल बिटवीन पॉइंट मासेस। मतलब दो पॉइंट मास है तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दो, या फिर दो कैसी बॉडीज हैं? स्फेरिकल बॉडीज कंसीडरिंग मास एट द सेंटर। मतलब सेंटर नहीं, सब में नहीं लगेगा। नहीं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं चलता यहाँ पे, सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज में एक एक्सेप्शन है, समझे? कि अगर दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सेंटर ऑफ मास की तो बात नहीं चलेगी। वो मैथमेटिकली ऐसा होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैथमेटिकली ऐसा होता है कि अगर आप दो स्फेरिकल बॉडीज के बीच में फोर्स निकालें तो वो जो फोर्स निकल के आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जो उनके बीच की सेंटर डिस्टेंस होती है। अगर मैं दो स्फीयर ले लूं, ठीक है, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। हाँ देखो मेरी बात समझो आप, अभी ध्यान रखना इस पे, दोबारा आप लोग इससे क्वेश्चन बनते हैं जेईई में। ठीक है, देखो ये स्फीयर है, ठीक है, और ये स्फीयर है, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चलेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस कहां से लेनी? सेंटर टू सेंटर। अगर ये पॉइंट मास है और ये पॉइंट मास है तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल दौड़ेगा, क्योंकि हमारा किसके लिए होता है बेसिकली? फॉर पॉइंट मास। अगर ये स्फेरिकल बॉडी है एंड देयर इज अ पॉइंट मास, तब भी चलेगा। किसके बीच में चलेगा? Between two point masses, between two spherical bodies, between a spherical body and point mass, provided that this spherical body is having uniformly distributed mass. ऐसा ना यहाँ पे मास ज्यादा हो जाए, यहाँ पे कम हो जाए, it should be uniformly distributed. दो पॉइंट मासेस में चलेगा, दो स्फेरिकल बॉडीज में चलेगा, एक स्फेरिकल बॉडी पॉइंट मास में चलेगा। कंडीशन क्या है? स्फेरिकल बॉडी शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा ना हो कि एक तरफ खोखला हो जाए, कैविटी हो। हाँ, सबके लिए स्फेरिकल बॉडी मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब देखो यहां नहीं चलेगा। देखो अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि सर ये क्यूब है, समझ लो आप बात, ये क्यूब है और यहां पे क्यूब है, ठीक है, और आप मुझसे बोलो कि ऐसा है, जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स आएगा वो इसके बीच की डिस्टेंस ले लें, किसकी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो यहां पे नहीं चलने का।
आप पूछोगे क्यों नहीं चलने का, तो बस इसका रीजन सिर्फ ये है